Hello friends, welcome to Let's Crack UPSC CSE. This is me, Dr. Siddharth Arora, and this is day 3. Day 3 of our course 365 days Polity with Dr. Siddharth Arora. मैं स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस करूंगा तुम्हारा पूरा पॉलिटी फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ 365 days. So this will be of great advantage to anyone who is even 1% serious of becoming an IAS officer, at least with regards to subjects of polity, governance and international relation. हम continuously 365 days में तुम्हें हैंड होल्ड करके तुम्हारी प्रिपरेशन कराना चाहता हूं. तो सर हमें इतना मेहनत क्यों करवा रहे हो आप? हम तो बड़े जीनियस लोग हैं, हमें ये सब करने की जरूरत ही क्या है? हम तो आईएएस एस्पिरेंट है सर, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट है. 0.1% ऑफ इंडिया ही यूपीएससी के लायक है और हम उनमें से एक है. हमें हैंड होल्डिंग की जरूरत है? आई डोंट थिंक सो. अरे नहीं माय फ्रेंड्स, पहले तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये तुम्हारी जरूरत है. आई एम ब्रिंगिंग दिस टू यू, आई होप यू नो. सो मैं पहले ये बता देता हूं कि मैं कौन हूं. मैं डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा हूं. मुझे अनअकैडमी पर सेटेलाइट नाम से जाना जाता है. ये वही रेफरल कोड है जो तुम्हें यूज करना है अगर तुम्हें प्लस क्लासेस यानी कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है. तो सर अब आप बताओ कि आपने ऐसा कोर्स क्यों लॉन्च किया? मैंने कोर्स इसलिए लॉन्च किया माय फ्रेंड्स बिकॉज इन माय लिमिटेड विजडम, मैंने जितना देखा है, चाहे अपनी पढ़ाई करते टाइम, चाहे लोगों को पढ़ाते हुए, आप जैसे जीनियसेस को पढ़ाते हुए, कि एक्चुअली द ओल्ड वे ही गोल्ड वे था. नाउ दैट ओल्ड वे में मम्मी पापा हमें पढ़ाते थे, रोज हमें एक होमवर्क मिलता था हमारे टीचर्स से, हमारे स्कूल से, और हमारे पास एक फीडबैक सिस्टम होता था. मूड बेस्ड प्रिपरेशन नहीं होती थी. जो होमवर्क है वो करना है तो करना है, जो पढ़ना है वो पढ़ना है. दिस वॉज इंश्योरिंग आयरन क्लैड डिसिप्लिन. और उस वजह से इवन इफ ऐसे तो तुम सब लोग जीनियसेस हो, लेकिन इवन इफ अगर हम थोड़े बहुत एवरेज भी होते थे तो हमारा काम चल जाता था. वाई? बिकॉज हमारे पास वो डिसिप्लिन था दैट वी वर नॉट डूइंग हैप्पैज़ार्ड प्रिपरेशन, वी वर नॉट डूइंग मूड बेस्ड प्रिपरेशन. और वही मेथड मैं चाहता हूं कि तुम अब यूटिलाइज करो, इंस्टेड ऑफ जो हम नीजक हमारी स्टडीज हो रही है इस टाइम पर, जब दिल करे हम 2 घंटा पढ़ते हैं, जब दिल करे 20 घंटा पढ़ने की सोचते हैं. डजंट वर्क दैट वे. एंड इट डजंट वर्क दैट वे. लेट अस गो बैक टू दैट ओल्ड वे. सो दैट ओल्डन एंड द गोल्डन वे हम करेंगे. सर करेंगे कैसे? सर एवरी डे शेयरिंग ऑफ नॉलेज होगा. मैं रोज क्लास लाऊंगा. सो इट विल बी 365 डेज कंटिन्यूसली. आई विल टेल यू क्या गलती हो सकती है, कौन सा टॉपिक ज्यादा करना है, कौन सा कम करना है, कहां ट्रैप क्वेश्चंस आते हैं, कहां सिली क्वेश्चंस आप मिस्टेक्स कर लेते हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. स्टेप बाय स्टेप होगा. ऑल्सो मैं कोई स्टैटिक पोर्शन या किसी बुक से नहीं पढ़ा रहा हूं. आई विल बी टीचिंग यू एनीथिंग विच इज चेंजिंग. कोई नई जजमेंट आ रही है, कोई पार्लियामेंट्री लॉ आ रहा है, आई विल कीप ऑन टेलिंग यू अकॉर्डिंग टू दैट. सो इट विल इंक्लूड योर करंट अफेयर्स ऑल्सो. और सबसे इंपॉर्टेंट, फीडबैक लिया जाएगा. इन अदर वर्ड्स, फीडबैक से मुझे याद आया, क्या तुम लोगों ने डे 2 का पोर्शन रिवाइज किया? अगर तुम 1% सीरियस हो, आई एम होपिंग एंड प्रेइंग फॉर अ ऑनेस्ट आंसर. प्लीज राइट इन द कमेंट्स कि अगर तुमने कल का टॉपिक रिवाइज किया है, सो पुट डाउन यस, और अगर नहीं किया है तो मेक श्योर दैट यू राइट नो एंड यू मेक चेंजेस एंड मेक श्योर दैट यू रिवाइज आज डे 3 एज वेल एज डे 2. तो आज तुम्हारा डबल वर्क हो जाएगा. अगर तुमने नहीं किया, प्लीज बी ऑनेस्ट एंड राइट डाउन इन द कमेंट्स. सो आज हम क्या करेंगे सर? आज हम करेंगे डे 3, एंड डे 3 में आज हम स्टार्ट करेंगे प्रियम्बल. ओहो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ऐसा शायद ही, मुझे नहीं लगता, ओके, आई विल बी हैप्पी टू बी करेक्टेड, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा एक साल भी नहीं है, ऐसा एक एग्जाम भी नहीं है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लेवल पर जहां पर प्रियम्बल से रिलेटेड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा. इट इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ योर एग्जाम. And also, let's not make a mistake about it, amongst the most crucial part of your constitution also. बड़ा ही interesting component. So without wasting more time, let's get down to day 3. करना क्या है? Day 3 में तुम लोगों ने जो मैंने तुम्हें अनअकैडमी क्लासेस में पढ़ा है, उन वीडियोस को रिवाइज कर लिया है. आई होप तुम लोगों को मैंने कल बोला था, मेक श्योर दैट यू हैव रिवाइज दैट, या फिर जो तुमने रनिंग नोट्स बनाए थे, जो मैंने क्लास ली थी, वो तुम्हारे आंखों के सामने होने चाहिए. नाउ कीप योर आईज ऑन दैट. मेक श्योर कि तुमने वो वीडियोस, और ये तुम्हारी आदत होनी चाहिए कि जो भी तुम मेरी अनअकैडमी क्लासेस में वीडियोस देखते हो, उसके रनिंग नोट्स, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ. सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू. तो सबसे पहले हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ द प्रियम्बल, उसमें फॉर्मेशन एंड एडॉप्शन. तो सर ये क्यों जरूरी है? बेटा एक बार प्रियम्बल के वर्ड्स देख लो.
Preamble here is, we the people of India havingly solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economical, political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote amongst them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. सो सर ये टेक्स्ट क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है माय फ्रेंड्स क्योंकि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अडॉप्ट हुआ था ऑन 26 नवंबर 1949 और ये अडॉप्ट हुआ था बिगिनिंग इसका जो फर्स्ट ब्लूप्रिंट कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्ट हुआ था वो एक ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन से स्टार्ट हुआ था जो कि वे बैक बहुत पहले 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. प्लीज मेक नो मिस्टेक अबाउट इट. Preamble is only objective resolution was only the beginning of the preamble. It is not copy paste of the preamble. Preamble is last में the summary of the constitution. तो सर यहां पर जो डेट लिखी है वो 26 नवंबर 1949 है, लेकिन टू द बेस्ट ऑफ माय इंफॉर्मेशन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ. राइट. सबसे पहले तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि प्रियम्बल जैसा इंडिया का है ना वैसा प्रियम्बल यूएसए का भी है, लेकिन जैसा प्रियम्बल का स्ट्रक्चर हमारा है जो एक्चुअली उसका एसेंस है वो अमेरिका का नहीं है. क्यों सर? वर्ड प्रियम्बल, जो वर्ड प्रियम्बल होता है वो एक्चुअली होता है कि वो सबसे पहले बनाया होता है. हमने प्रियम्बल लास्ट डे अडॉप्ट किया. सो 26 नवंबर 1949 को एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लास्ट रीडिंग खत्म हुई थी. 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक लास्ट रीडिंग खत्म हुई थी एंड दैट इज द डे प्रियम्बल अडॉप्ट हुआ था. इन कॉन्ट्रास्ट PRE वर्ड से आमतौर पर समझ में आता है कि ये प्रियम्बल यूजुअली शुड बी द फर्स्ट वन, जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन ऑर्डर टू फॉर्म अ मोर परफेक्ट यूनियन एटसेट्रा एटसेट्रा. ये प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट हमने लिया तो अमेरिका से है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए में जो प्रियम्बल का स्टेटस है वो और हमारा जो स्टेटस है इसमें फर्क है. So we had adopted this on 26 November 1949. That was the last reading. So hence my preamble was the summary. Now summary से एक और बात पता चल रही है कि जब हमें ये सारे वर्ड्स मालूम पड़ते जा रहे हैं, सर इस वक्त कुछ एक अजीब सी जगह पे आपने पैराग्राफ या फिर ब्रैकेट बना दिए. दैट इज सॉवरेन एंड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर. सर ये आपने क्यों डाल दिया? सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड इसलिए डाला गया बिकॉज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर इंसर्ट किया गया. अगर मैं यहां पर रुक जाऊं ना तो तुम एक मेजर ट्रैप में फंस जाओगे जिसमें 99% ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स फंस जाते हैं. क्या फर्क पड़ गया था सर? लोगों को लगता है सिर्फ सोशलिस्ट एंड सेक्युलर डाला गया था. एक्चुअली 3 वर्ड्स वर डन or inserted by the 42nd amendment and that is integrity also. So 3 words डाले गए थे, socialist, secular and integrity. So if you pay attention, अगर तुम्हें ये स्लाइड ठीक से दिख रही है तो यहाँ पे 42nd amendment डाला गया है तो sovereign democratic republic को बना दिया गया sovereign socialist secular democratic republic और जहां पर unity of nation था वहां पे unity and integrity of the nation. इससे मुझे एक और चीज समझ में आ गई. क्या समझ में आ गई? प्लीज नोट्स पढ़ते रहो. ये मैंने तुम्हें बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि प्रियम्बल इज अमेंडेबल, बट इज इट गुड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशंस प्रियम्बल और नॉट? दिस वाज अ वेरी मेजर थिंग. आई होप तुम्हें वो पूरी डिस्कशन याद है जिसमें मैंने सवाई साहब की सर की डिस्कशन बताई है. मैडम इंदिरा गांधी ने उसको क्यों अमेंड किया था, उसका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन है. मेक श्योर दैट यू लुक एट दोस नोट्स. दैट इज नॉट द स्कोप ऑफ दिस वीडियो. तो 26 नवंबर 1949 को आपने सर प्रियम्बल को अडॉप्ट कर लिया. डू हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स. लेकिन आपने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया ऑन 26 जनवरी 1950. वो क्यों? बिकॉज दैट वाज टू कमेमोरेट 1930 का ये इवेंट जब हमने पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन जवाहरलाल नेहरू ने की थी. हम इस पॉलिटिकल बिग इवेंट को कमेमोरेट करना चाहते थे. इसलिए ऑल्दो मैंने प्रियम्बल पर डेट देखी थी 26 नवंबर 1949, लेकिन रिपब्लिक डे बिकम्स 26 जनवरी 1950. सो दिस वाज द बिग डे
of that Lahore declaration, Lahore session of Congress, and then the declaration of Purna Swaraj declaration of 26 January 1930. तो तुम्हें कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द डेट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट फिर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज उनको प्रीएम्बल याद नहीं होता. मेक श्योर दैट यू रिमेंबर. अब एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रीएम्बल क्योंकि एक अजीबोगरीब स्ट्रक्चर है, बिकॉज हमारा अपना ही एक मेथड है प्रीएम्बल का, अनलाइक व्हाट इज हैपनिंग इन यूएसए. तो हमारे पास कई बार प्रीएम्बल के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पर सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन हुआ और उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस था, द बेरूबारी केस. बेरूबारी केस में इट वॉज हेल्ड, आई होप तुम्हें सबको वो नोट्स दिख रहे हैं, हमने पूरा बेरूबारी का डिस्कशन किया हुआ है, कैसे बेरूबारी यूनियन का डिस्कशन हुआ था, इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या डिस्प्यूट था, आर्टिकल 143 का क्या यूटिलाइजेशन था. दिस इज नॉट दैट प्लेस, बट तुम लोग को वो सब नोट्स याद होने चाहिए. For those of you who have yet not become a part of plus classes, please ये मौका मत जाने दो. What become the part of take this Unacademy subscription और सारे previously recorded videos में तुम्हें दिख जाएगा और थोड़े टाइम बाद मैं इसको लाइव भी करूंगा, बट मेक श्योर दैट यू वॉच दोस प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियोस. बेरूबारी केस में जब आर्टिकल 143 यूज करके प्रेसिडेंशियल रेफरेंस किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जब ये क्वेश्चन उठा था कि क्या इज द प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन दैट ह्यूज केस ऑफ बेरूबारी केस दैट प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसीलिए हमको बेरूबारी देने के लिए 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा, दैट वाज ऑफ 1960. लेकिन दिस जजमेंट वॉज ओवर रूल्ड. बेरूबारी का ये केस वॉज ओवर रूल्ड इन द वेरी फेमस केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इन 1973, जिसमें कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा आइडिया चेंज हो गया. अगर तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाला केस है, जिसमें द 13 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच ने क्लियरली मेंशन किया दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो बेरूबारी केस में बोला गया था प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट, केशवानंद भारती में इसको ओवर रूल कर दिया गया. एक इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट जो तुम लोग को विद ऑल द मैटर्स ऑफ द प्रीएम्बल करना है इज एवरी वर्ड शुड बी अंडरस्टूड. सो व्हाट इज सॉवरेन, व्हाट इज सोशलिस्ट, व्हाट इज सेक्युलर, व्हाट इज डेमोक्रेटिक, व्हाट इज रिपब्लिक. एज आई एम सेइंग, इट इज इंपॉसिबल फॉर मी टू डू इन दिस क्लास, लेकिन प्लीज वॉच दिस. तुम्हें एक एक वर्ड मालूम होना चाहिए. आई जस्ट पुट डाउन सम क्वेश्चंस कि इसका मतलब क्या होगा. तो सॉवरेन में तुम्हें मालूम होना चाहिए व्हाट इज एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, व्हाट इज इंटरनल सॉवरेनिटी. सोशलिस्ट में तुम्हें मालूम होना चाहिए व्हाट इज माय डेफिनेशन, व्हाट इज इंडियाज डेफिनेशन ऑफ सोशलिज्म वर्सेस मार्क्सिस्ट सोशलिज्म. सेक्युलर में अगेन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न सेक्युलरिज्म एंड इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म. उसी तरह से why is democracy a part of basic structure doctrine and what is the importance of the word republic. उसी तरह से तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि justice, social, economical and political we had adopted from the Russian Revolution, लेकिन ये हमारे fundamental rights और DPSP में कहां हैं. You should be knowing this. You should understand what is liberty, what is freedom and what is the restraint on liberty with thought expression, belief, faith and worship. Equality of status and opportunity you will have to understand with our definition of socialism. ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंडिया में फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड अमेरिका के डेफिनेशन ऑफ ब्रदरहुड से कैसे डिफरेंट है. एज आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू दैट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें एक वर्ड बार बार आ रहा है एंड दैट इज द वर्ड वी द पीपल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिविंग आवर सेल्व्स. इन अदर वर्ड्स यहां पे बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है that the real power or the vesting of power in India is, or the real power belongs to the people of India. So this you will have to understand कि preamble is a huge definition, right? कि यहां पर for the first time we are saying that the real power is vested in the people of India. This is the real big concept of the preamble. The preamble is important because यहां पर we the people कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे यहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी नहीं है, लेकिन द रियल पावर बिलोंग्स टू द पीपल एंड यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस पार्ट. अब हम करेंगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. क्या बात करो सर, अभी? बिल्कुल अभी. ऑलराइट, सो लेट्स ट्राई एंड डू दिस. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रीएम्बल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तुम सोच समझ के आंसर दो. तुम्हें मैं 5 मिनट्स दूंगा
एंड तुमने सिर्फ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने। ओके, सो पेन एंड पेपर ले लो या फिर पुट इट इन दिस कमेंट्स इटसेल्फ, राइट इट डाउन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रीएम्बल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं तुम्हें 5 मिनट दे रहा हूं, आराम से आंसर दो, फिर मैं तुम्हें फिर से मिलता हूं 5 मिनट बाद। Write the 5 points that you think are the most important, जो तुम एग्जाम में लिखोगे। उसे एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं, जस्ट राइट डाउन द पॉइंट्स। What is the importance of the preamble in the interpretation of the Constitution of India? Write top 5 points. Importance of the preamble in the interpretation. Another 2 minutes to go. इन्हीं कमेंट्स में लिखना स्टार्ट कर दो। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रीएम्बल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में कहां यूटिलाइजेशन हुआ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कुछ हद तक तुम्हें ऑलरेडी आज की क्लास में पता चल गया होगा। Another 1 minute to go. ओके, तो सर इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आमतौर पे इसमें 2 पार्ट्स तुम्हें मालूम होना चाहिए। वन, दैट इट इज नाउ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होना चाहिए, इट इज नाउ बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड, याद रखना, it is only the key to unlock the minds of the constitution father or the founding fathers of the constitution. It is neither a source of power nor a source of limitation. It is the lighthouse when you are confused. अगर आपको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं समझ में आएगा तो यू विल लुक एट द प्रीएम्बल, अदरवाइज इट इज नाइदर द सोर्स ऑफ पावर नॉर द सोर्स ऑफ लिमिटेशन। इसका इंपॉर्टेंट मतलब यह है, इट इज नॉन जस्टिसिएबल बट इट इज अमेंडेबल। सो तुम्हें ये टॉप 5 पॉइंट्स मालूम होने चाहिए। अगर तुमने 5 पॉइंट्स भी लिख दिए, इनफैक्ट 7-8 पॉइंट्स बता चुका हूं मैं, लेकिन अगर ये टॉप 5 पॉइंट्स लिख देंगे, the examiner is going to be really impressed because these are all the provisions that are required for the understanding of the preamble. तो सर, अरे सर होमवर्क भी दोगे? बिल्कुल होमवर्क दोगे, और मैं बड़ा ही सिंपल सा होमवर्क दे रहा हूं, मेमोराइज द प्रीएम्बल। क्या बात कर रहे हो, वर्ड बाय वर्ड, कॉमा बाय कॉमा प्रीएम्बल रट लो। ये बहुत काम आता है। जब तक प्रीएम्बल याद नहीं होता है, उसका वो एक पोएट्री है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन इट्स लाइक अ पोएट्री, इट्स लाइक ऑसम। बड़े ह्यूज जीनियस थे डॉक्टर अंबेडकर एंड द रेस्ट ऑफ द फाउंडिंग फादर्स। इनको समझने के लिए पहले, इनको समझने से पहले एक एक वर्ड तुम्हारे माइंड में बैठा होना चाहिए, तब जाके वो मैट्रिक्स बनेगा, तब जाके वो कनेक्शन बढ़ेगा। और मुझे कभी कभी ऐसा बार बार लगता है कि एक दिन तुम्हें मेंस में आ जाएगा कि प्रीएम्बल लिख दो, और बड़े ही एम्बैरेसमेंट वाली सिचुएशन है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं और हमारे पास ये ही नहीं मालूम है कि प्रीएम्बल वर्ड बाय वर्ड क्या है। सो मेक श्योर दैट यू डू दिस, बिकॉज अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम गलतफहमी में रह जाओगे। ज्यादातर एस्पिरेंट्स को ये गलतफहमी होती है कि एक बार रीडिंग कर लिया सर हम तो आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे। नो माय फ्रेंड्स, दिस इज ओनली हाफ द वर्क डन, रेस्ट ऑफ द हाफ ऑफ द वर्क इंक्लूड्स रिविजन एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। सो मेक श्योर दैट यू डू इट। जो भी कंफ्यूजन होगा, जो भी मैंने तुम्हें नोट्स में पढ़ाया हुआ है, उनको दोबारा पढ़ते चले जाओ। अगर कोई कंफ्यूजन है, उन्हीं वीडियोस को दोबारा वॉच करो, यू विल गेट योर आंसर्स एंड यू विल बी ऑन द वे टू विक्ट्री। इसीलिए मैं तुम लोगों को बार बार बोल रहा हूं,
अनअकैडमी पे तुम्हें बहुत मेजर एडवांटेजेस होंगे। ये ह्यूज एडवांटेजेस प्लेटफॉर्म है जिसपे बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे तुम्हें पढ़ा रहे हैं। सारे सब्जेक्ट्स एक ही साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे और उनके भी मल्टीपल कोर्सेस, प्रीलिम्स से लेकर ऑप्शनल से लेकर इंटरव्यू तक, एवरीथिंग विल बी डन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी रीजनेबल। जो मेरे फ्रेंड्स 2020 या 21 में अटेम्प्ट कर रहे हैं, बेटा तुम्हारे लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। टेक अ 1 year कोर्स विच इज फॉर 44,000 रुपीज। बट 44,000 देना नहीं है। क्यों सर? क्योंकि सिड लाइव SIDLIVE कोड यूज करते ही तुम्हें इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। 39,600 में यू कैन सी एंड अटेंड ऑल द कोर्सेज, ऑल द सब्जेक्ट्स। जो मेरे फ्रेंड्स 2021 में या 22 में या फॉर दैट मैटर 23 या इवन बियॉन्ड इस एग्जाम को देने वाले हैं बच्चे, प्लीज टेक अ 24 month कोर्स। दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। 24 month कोर्स 64,000 में अवेलेबल है, बट नो, तुम्हें इतना भी नहीं देना है बिकॉज सिड लाइव SIDLIV यूज करते ही तुम्हें इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा एंड 57,600 में ये कोर्स तुम्हें अवेलेबल हो जाएगा। यू आर अ वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स माय फ्रेंड्स। एग्जाम बहुत करीब आ जाती है, पता भी नहीं चलता, सीधा सामने आ जाती है। डोंट वेस्ट योर टाइम, टेक अ वाइज डिसीजन एंड टेक इट नाउ। सी यू टुमारो। सर कल क्या करेंगे? कल हम करेंगे सिटीजनशिप। तो तुम्हें क्या रिवाइज करना है? सिटीजनशिप। ओके, सो सिटीजनशिप से रिलेटेड सब कुछ पढ़ के आना। आई विल सी यू टुमारो। इन द वर्ड्स ऑफ अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। Until next time, God bless and thank you.